एसआई की प्रिपरेशन के लिए कल हम लोगों ने एक पिछला वीडियो में देखा था कि एरर रिकॉग्निशन का जो टॉपिक था उसको कवर किया। इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड जो था, बेसिकली पेपर सेकंड के लिए जितना भी इंग्लिश के रिलेटेड टॉपिक हैं उनके डिटेल्ड वीडियो और पूरा फुल सिलेबस आपको यहाँ पर मिलेगा, अवेलेबल है। तो आज हम लोग इसका सेकंड टॉपिक यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स जो बेस्ड होता है वर्ब, प्रीपोजिशन एंड आर्टिकल पर, इसको सॉल्व करेंगे। बेसिकली ये जो चीज़ें होती हैं आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, इसको मैंने हर बार गाइड किया तो फिर मैं बताऊंगा दोबारा कि आप फिल इन दी ब्लैंक्स की कंडीशन में भी सेम चीज़ें आपको सिंटैक्स का एक रूल पढ़ के चलना है। रीज़न क्या है कि सिंटैक्स के बिहाफ पर ही चीज़ें आप काफ़ी कुछ कवर कर पाते हैं। एंड सेकेंड थिंग कि आपको वोकैब यानी कि वर्ड मीनिंग आपका स्ट्रांग रहना चाहिए, जिसकी वजह से भी आप चीज़ों को सेलेक्ट कर पाएंगे। वर्ड का मीनिंग मालूम होगा तभी आप उसको सेलेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए सेकेंड टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और अभी आपको ये कंटिन्यूसली 3 से लेकर 11 तक के टॉपिक को कवर करना है। तो आज का जो टॉपिक है वो फिल इन दी ब्लैंक्स है, जिसमें आपको कुछ इस तरह से स्टेटमेंट मिलता है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग sentences there is a blank space below each word has been denoted by numbers 1 2 3 4 5। आपको 3 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, जिसमें से पांचवा ऑप्शन भी रहता है इसमें। कुछ एग्जाम में 4 ऑप्शन भी रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें ये होती हैं। इसमें आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे। एंड फाइंड आउट विच वर्ड कैन बी फिल्ड अप इन द ब्लैंक्स टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल फुली कंप्लीट। कि सेंटेंस में आपको वो शब्द चूज करके फिट करना है जो उस सेंटेंस का सही मीनिंग एक डिस्क्राइब करेगा, कंप्लीट करेगा। तो इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं कुछ इस तरह से होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि द प्राउड किंग टर्न्ड अ डेफ्ट ईयर टू द ऑफ वाइज काउंसलर। अब ये ब्लैंक आपको दिया रहता है और ब्लैंक के बाद आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चूज करके इस ब्लैंक में फिट करना है। तो बेसिक यही चीज़ है। जब सबसे पहले आपको वर्ड्स पता होने चाहिए, इनका मीनिंग क्या है। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि वो किस फॉर्म में है, दैट मीन्स वो नाउन फॉर्म में है, प्रोनाउन लिखा है, या फिर वहाँ पर कोई एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या फिर वर्ब है। और तीसरी चीज़ कि इसका सही स्पेलिंग क्या है, यानी कि अगर सपोज़ कोई एडवाइस की स्पेलिंग लिखी VICE और इसमें एस लगा दिया तो क्या इसका मीनिंग बदल जाता है या वही रहता है, इस टाइप की चीज़ें। ये सब चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ें आप लगातार देखेंगे तो चीज़ें प्रिपेयर होती रहेंगी, तो उस तरह से आप समझ सकते हैं। इसमें बात करें इस क्वेश्चन के लिए, तो यहाँ पे एडवाइसेस लिखा है, एडवाइसेस लिखा है। पहले दोनों वर्ड तो यूजलेस हैं क्योंकि दोनों में एस लगा हुआ है जो यहाँ पर हमारी मीनिंग को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, दैट्स वाई ये दोनों तो कट हो जाएंगे। फिर इसके बाद एडवाइस की बात करें, एडवाइस की बात करें तो एडवाइस होता है सलाह देना और एडवाइस होता है सलाह लेना। तो यहाँ पे कंडीशन है जो है एडवाइस ले रहे हैं ऑफ वाइस काउंसलर, अपने लोगों का वो सलाह ले रहे हैं इस कंडीशन में, तो यहाँ पे एडवाइस वर्ड पुट कर सकते हैं, एडवाइस नहीं। और फिर लास्ट में लिखा एडवाइज्ड थर्ड फॉर्म में। कंडीशन यहाँ चेक कर लें तो यहाँ पे द के बाद में हमें थर्ड फॉर्म की कंडीशन कोई भी नहीं बन रही क्योंकि जस्ट बाद में ऑफ लिख रहा है। यहाँ पे अगर थर्ड फॉर्म की कंडीशन दैट मीन्स या तो इसे एडजेक्टिव बना रहे होते या इसके अलावा हमें इसे वर्ब की सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म के तौर पे यूज़ करना होता तब की कंडीशन में इसे कर सकते थे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई को चूज़ नहीं करेंगे और इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर 4 यानी डी एडवाइस सही होगा। एंड द नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि आई शैल नॉट डेजर्ट हिम द वर्ड। अब कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिस चीज़ों के बारे में मैंने बताया कि आपको मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि 2 4 10 या 15 स्पेलिंग आप याद करके यहाँ पे वर्ड सुन के आप चीज़ों को नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक कांस्टेंट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब जैसे यहाँ पे डेजर्ट लिखा है तो डेजर्ट का मतलब हम लोग जानते हैं सीधा तौर पे कि रेगिस्तान होता है, किसी जगह का ऐसा वीरान जगह डेजर्ट बोल देते हैं। लेकिन ध्यान से देखेंगे सेंटेंस को तो सेंटेंस में आई शैल नॉट डेजर्ट लिखा है, दैट मीन्स कि यहाँ पर एक वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है, नाउन के तौर पे नहीं। डेजर्ट का मीनिंग रेगिस्तान तब होता है जब वो नाउन की तरह यूज़ हो, लेकिन यहाँ पर नाउन की तरह तो है नहीं, यहाँ पर एक वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो वर्ब की कंडीशन में इसका मतलब होता है त्याग देना या फिर छोड़ देना, इसका अर्थ निकलता है। तो इन चीज़ों को फोकस करेंगे तो ही चीज़ समझ में आएगी। तो आई शैल नॉट डेजर्ट हिम, अब यहाँ पे हिम के बाद में एक हमें वर्ड फिट करना है, लिखा है द वर्ड। तो द वर्ड के कंडीशन में आपको यहाँ पे प्रीपोजिशन फिट करना है, यानी फिल इन दी ब्लैंक्स की जो कंडीशन होगी वो प्रीपोजिशन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इन चारों कंडीशन को ध्यान में रखते हुए फिल करना होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है वो सभी हमें प्रीपोजिशन के बारे में बता रहा है। तो किन चीज़ों को फिट कर सकते हैं देखते हैं ध्यान से। सबसे पहले फॉर लिखा है तो फॉर द वर्ड कंडीशन हो सकती है, लेकिन लिखा है बाय द वर्ड। तो बाय द वर्ड होता है किसी के द्वारा जब कोई माध्यम से कोई चीज़ होती है तब किया जाता है। यहाँ पर बोल रहा है कि मैं उसे त्याग सकता हूँ बाय द वर्ड।
तो संसार के द्वारा, संसार के माध्यम से, तो यहाँ पर ये तो गलत हो जाएगा। फ्रॉम जब किसी डेस्टिनेशन से होते हैं, तो पृथ्वी के अंदर हम खुद ही मौजूद हैं, तो यहाँ डेस्टिनेशन पृथ्वी कभी हो नहीं सकती, क्योंकि बाहर तो निकलना नहीं है, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता है। इसके अलावा विद, विद जब हम किसी के साथ छोड़ देते हैं, मतलब दुनिया और साथ में उसको, दोनों को छोड़ना, तो विद दोनों एक साथ छोड़ना, तो ये कंडीशन नहीं बन रही, इसलिए ये भी हट जाएगा। और एट यहाँ पे नहीं लगेगा, रीज़न क्योंकि वर्ड जो है वो एक बिगेस्ट फिनोमिनन है, या बिगेस्ट एक एरिया है जिसमें हम लोग अगर प्रीपोजिशन इसमें ऐट की जगह का यूज़ करेंगे तो इन होगा, यहाँ पे इसलिए ऐट का कोई यूज़ नहीं है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए बचा, फॉर। तो फॉर को ही यहाँ पे हम फिट करेंगे। रीज़न इसका पूरा सेंटेंस में यही है कि बोल रहा है कि मैं उसे त्याग नहीं सकता हूँ दुनिया के लिए, तो फॉर द वर्ल्ड यहाँ पे एक कंडीशन आती है। और वैसे भी डेजर्ट के बाद आपको फॉर यूज़ करना पड़ता है, ऐसे भी आप याद कर लें। नेक्स्ट वन, द जज एक्विटेड द प्रिजनर द चार्ज ऑफ मर्डर। अब यहाँ पे सेंटेंस में भी हमें प्रीपोजिशन फिल करना है कि फ्रॉम, अबाउट, विद, ऑफ या ऑन। तो किस कंडीशन में क्या चीज़ लिखना है? प्रिजनर ऑन द चार्ज ऑफ मर्डर, फ्रॉम द चार्ज ऑफ मर्डर, अबाउट या फिर विद। तो ध्यान रखें कि यहाँ पे चार्ज ऑफ वर्ड यूज़ किया गया है, एक्विटेड भी है, तो उसके साथ अबाउट नहीं आता है, इसलिए ये कट हो जाएगा। फ्रॉम भी नहीं आता, कट हो जाएगा। विद भी नहीं आता, कट हो जाएगा। बचे दो, तो ऑफ या ऑन, ऑन द चार्ज ऑफ मर्डर या ऑफ द चार्ज। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि आपको इस जगह पे कंडीशन पे जब एक्विटेड वर्ड है और उसके बाद द चार्ज ऑफ की बात करते हैं, तो यहाँ पे ऑफ का यूज़ करना है आपको। तो ऑफ द चार्ज ऑफ मर्डर, इस तरह सेंटेंस ये बनेगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 के लिए यहाँ पर आप ऑफ टिक करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। एंड द नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि मोर देन 20 ईयर्स हैव नाउ पास्ड एंड आई हैड माई फर्स्ट फ्लाइट। प्रीपोजिशन का फिल करना है कि व्हेन, सिंस, वाइल, एज या विच, कौन सा कंडीशन आएगा। तो सभी फिल करके देख लें एक एक बार कि नाउ आई पास्ड, बोल रहा है कि मोर देन 20 ईयर्स, हैव नाउ पास्ड, लगभग आज से समय से 20 साल गुजर चुके हैं। और फिर बोल रहा है कि व्हेन, तो व्हेन आई हैड माई फर्स्ट फ्लाइट, जब मैंने पहली बार जो है अपना पहला यात्रा किया था, इस तरह से। तो यहाँ पे व्हेन का कंडीशन नहीं आ रहा है। रीज़न क्या बोल रहा है कि यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा है, और कंपैरिजन के कंडीशन में यहाँ पर इस डेट को इतिहास के एक मेमोरेबल प्लेस के या मेमोरेबल टाइम के तौर पे याद कर रहा है। उस कंडीशन में व्हेन होता नहीं है, इसलिए ये हट जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें, सिंस। सिंस कब होता है? जब हम किसी एक फिक्स डेट से कोई काम आगे याद कर रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, तब की कंडीशन में होता है। तो मे बी यहाँ पे सिंस आ सकता है। फिर आगे की बात करें, वाइल। वाइल होता है जब की, ऐसी कंडीशन की जबकि मैं ऐसा करता था, इस तरह से। तो ये कंडीशन यहाँ पे जबकि वाली बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट की एक इंसिडेंट के बारे में डिसाइड कर रहा है या डिसीजन दे रहा है, इस वजह से। एज, जब हम किसी को अजम्पशन करते हैं तब की कंडीशन में होता है, ये भी नहीं आएगा। विच, किसी निर्जीव वस्तु के लिए या चीज़ के लिए होता है, ये भी नहीं आएगा। तो इसमें बचा सिंस, जिसको हम यहाँ पे फिल करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको फर्दर वीडियो आपको टाइमली मिलते रहें और आप इसकी प्रिपरेशन कंप्लीटली कर सकें। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 की बीइंग हार्ड वर्किंग ही इज़ थ्रोअली ऑनेस्ट, कि वह कठिन परिश्रमी होने के बावजूद। अब यहाँ पर थ्रोअली ऑनेस्ट इस तरह से बोल रहा है, तो देखिए क्या है सेंटेंस। कई वर्ड दिए गए हैं यहाँ पे, अलॉन्ग विद लिखा है, बिसाइड लिखा है, ओवर एंड अबव लिखा है, ऑल्दो और हैंस। सभी चीज़ों का मतलब समझते हुए कर, अलॉन्ग विद यानी इन काम के होने के बावजूद, यानी हार्ड वर्किंग के साथ साथ वह ऑनेस्ट भी है, दोनों कंडीशन है। तो अलॉन्ग विद मे बी पॉसिबल कि यहाँ पर यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट वन बोल रहा है बिसाइड्स। बिसाइड्स होता है के अतिरिक्त, के बजाय। तो के बजाय का मतलब या तो एक वो है या तो ये है, दोनों के मतलब इसके बजाय ये है वो। तो ऐसा तो कंडीशन बन नहीं रहा है कि दोनों में से कोई एक है वो, तो दोनों की बात कर रहे हैं, इसलिए बिसाइड तो नहीं आएगा। ओवर एंड अबव यानी किसी तरह से बहुत ज़्यादा उच्च श्रेणी पर होना, उच्च स्तर पर होना। ओवर एंड अबव हार्ड वर्किंग, तो ओवर एंड अबव की कंडीशन यहाँ पे नहीं बन रही, क्योंकि वहाँ पे हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट दोनों की बात कर रहा है, पॉजिटिव एनर्जी की या पॉजिटिव एक एटीट्यूड की, इसलिए वो भी नहीं होगा। ऑल दो की बात करें तो ऑल दो जब की, यद्यपि, यद्यपि बीइंग हार्ड वर्किंग ही इज़ थ्रूआउटली ऑनेस्ट है, तो यह भी नहीं आएगा, क्योंकि यद्यपि का जो एक सेंस होता है वो बेसिकली तब होता है जब हमें किसी का परिणामी स्तर बताना होता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। हैंस का मतलब है अतः, तो ये भी नहीं आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे यूज हुआ अलॉन्ग विद, यानी ऐसा होने के साथ। और दूसरा चीज़, अलॉन्ग का मतलब होता है एक ही रेखा, एक ही सीरीज में जब एक ही काम को, एक ही जैसे काम को हम आगे तक करते हैं तब अलॉन्ग विद का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 यानी ए सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है द डैश इफेक्ट ऑफ सुटेबिलिटी
chosen forms as on children minds cannot be overestimated। अब यहाँ पे एडुकेटिव और डेबलरेटिंग और बेनिफिल और उसके अलावा एजुकेशनल और बूस्ट, इनमें से हम क्या यूज करेंगे, क्या चीज़ होना चाहिए उस तरीकों को। पहला देखिए एडुकेटिव लिखा है, एडुकेटिव का मतलब होता है शैक्षणिक या फिर ज्ञानवर्धक। और दूसरा डेलिबिलेटिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है कमज़ोर, जो किसी प्रकार से मानसिक तौर पे हो या इस तरीके की स्थिति में हो। फिर बेनफिल की बात करें तो बेनफिल होता है श्राप या अभिशाप, या इसके अलावा वरदान भी होता है बेनफिल, कोई फ़ायदेमंद, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव के कंडीशन में है तो इसलिए ये श्राप होगा। फिर एजुकेशनल का मतलब है यहाँ पर शैक्षणिक लेकिन शिक्षित कंडीशन को बोलता है, शिक्षित कंडीशन को। और बूस्ट होता है बढ़ा देना। अब सेंटेंस बोल रहा है क्या, अब यहाँ पे हमें एक वर्ड यूज़ करना है, दैट मीन्स इट मस्ट बी कोई नाउन या प्रोनाउन तरीके की चीज़ों को हमें यहाँ फिल करना है। तो बोल रहा है कि द इफेक्ट ऑफ सुटेबिलिटी चूजन फॉर्म। तो यहाँ पे जाहिर सी बात हमें एक एडजेक्टिव लिखना है, तो एडजेक्टिव को यूज़ करने के लिए देखेंगे क्या आएगा। और चिल्ड्रंस माइंड कैन नॉट बी ओवर एस्टिमेटेड, तो सभी चीज़ों को अगर अंतर देखेंगे, डेलिब्रेटिंग कर रहा कमज़ोर प्रभाव, बच्चों के मन पर जो है ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, तो इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। बेनफुल श्राप, यहाँ पर कोई सेंस नहीं बन रहा, उसको हटा देंगे। एजुकेशनल यहाँ पे नहीं आ सकता है। बूस्ट बढ़ा हुआ प्रभाव, ये भी नहीं आ सकता। तो एडुकेटिव यहाँ आएगा कि एडुकेटिव इफेक्ट ऑफ द सुटेबिलिटी चूजन फॉर्म्स। इस तरह से सेंटेंस को यहाँ कंप्लीट करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। अ नंबर ऑफ साइंटिस्ट इन द कंट्री थिंक दैट दे आर ऑन द डैश ऑफ अ मेजर ब्रेक थ्रू। अब यहाँ पर साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं कि वो एक ऐसी कंडीशन में है कि आर ऑन द के बाद में फ्रंटियर, थ्रेशोल्ड, गेटवे, पेरीफेरी, कॉर्नर, क्या ऑप्शन आना चाहिए यहाँ पे, किस चीज़ को हम फिल करेंगे उस चीज़ को यहाँ पे समझें। तो देखिए सभी चीज़ों को अगर ध्यान से समझेंगे, सभी वर्ड टू वर्ड मीनिंग का, तो फ्रंटियर का मतलब होता है सरहद, कोई किनारा। तो यहाँ पे साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ कंट्री के जो साइंटिस्ट हैं वो सोच के आ रहे हैं कि दे आर द फ्रंटियर ऑफ अ मेजर ब्रेक थ्रू। तो फ्रंटियर तब यूज किया जाता है जब ज़मीनी कोई रेखा होती है, जिसको हम सीमा रेखा बोलते हैं या फिर बॉर्डर। तो यहाँ पर ब्रेक थ्रू की बात कर रहे हैं, मेजर ब्रेक थ्रू की बात में, तो कंडीशन एक होती है जो विपत्तियों की तरफ ले जाती है या फिर मुसीबतों की तरफ या फिर एक बदलाव की तरफ, तो उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं होगी। थ्रेशोल्ड की बात करें, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है एक ऐसा मोड़ जिससे हमारी ज़िंदगी बदलने वाली हो, किसी तरह परिवर्तित हो जाए, तो उस कंडीशन पे थ्रेशोल्ड यूज़ करते हैं। तो मे बी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ये वर्ड हो सकता है। गेटवे होता है किसी का प्रवेश द्वार, तो यहाँ पर प्रवेश द्वार, ब्रेक थ्रू के प्रवेश द्वार का कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये वर्ड नहीं आएगा। और पेरीफेरी की बात करें तो पेरीफेरी एक कवर्ड एरिया का जो कॉर्नर होता है उसको पेरीफेरी बोलते हैं। तो कवर्ड एरिया जैसा यहाँ पे कुछ भी बात नहीं, इसलिए भी नहीं आएगा। नेक्स्ट वन बात करते हैं कॉर्नर। तो कॉर्नर तब होता है जब चौकोर में एक कोने का हिस्सा लेते हैं, वो किनारा कॉर्नर कहलाता है, तो ये भी नहीं होगा। तो इन सभी में देखें तो ऑप्शन नंबर बी थ्रेशोल्ड, जिसका मतलब होता है एक अच्छे मोड़ पर जीवन का होना, जहाँ से हमारा जीवन बदलाव में की तरफ जाता है, उस वर्ड को यहाँ पे हम फिट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस के सेंस ये वर्ड हम चूज़ करेंगे ऑप्शन नंबर बी थ्रेशोल्ड, जो कि इसके लिए सही होगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम, पहले डैश दिया है, उसके बाद फ्रॉम द कैंपेन्स हैव बीन यूज्ड टू बाय मेडिकल सप्लाइज, फूड एंड एजुकेशनल मटेरियल्स। तो बेसिकली यहाँ पे किसी कंपनीज की बात की जा रही है कि कैंपेन की कैंपेन से जो इन्हें मिला, तो कैंपेन से क्या मिलता है, कैंपेन से रेवेन्यू नहीं मिलता है। रेवेन्यू कब मिलता है, रेवेन्यू इन्वेस्ट से मिलता है जनरली, और किसी इन्वेस्ट से या फिर एक तरीके से यूँ समझ लीजिए कि बेसिकली किसी एक वर्क के स्टाइल से, तो वो तो नहीं है। प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट जब बिजनेस कर रहे होते हैं, जब किसी से एक रेगुलर बिजनेस, तो वहाँ में होता है, तो ये वर्ड भी नहीं होगा। प्रोसीड होता है किसी चीज़ को आगे बढ़ाना, आगे करना, तो यहाँ पर इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये वर्ड नहीं होगा। और प्रोसीड्स की बात करें तो देखिए यहाँ पर प्रोसीड लिखा है, यहाँ पे प्रोसीड लिखा है, दोनों का अर्थ अलग हो जाता है। प्रोसीड का मतलब आगे बढ़ाना है, लेकिन प्रोसीड्स का मतलब है प्राप्ति, यानी कि फ़ायदे का पैसा, किसी चीज़ का प्रॉफिट का पैसा मिल जाना, जो किसी एक क्षणिक कार्य के लिए मिले, इस तरीके के। तो यहाँ पर ये वर्ड हो सकता है, क्योंकि क्षणिक कार्य के बारे में बता रहा था, कैंपेन्स हैव बीन यूज्ड, इस तरह से। तो प्रोसीड्स यहाँ पे वर्ड आएगा। और ट्रांजैक्शन अगला वर्ड लिखा है। ट्रांजैक्शन कब होता है, जब हम अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र करते हैं या फिर पैसा निकालते हैं जमा करते हैं, दैट कॉल द ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन अकाउंट की कैसे कोई भी बात नहीं कर रहा, दैट मीन्स लास्ट वर्ड भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए टिक करेंगे, जो कि इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन आई ज्वाइन द फ्लाइंग क्लब, जब मैंने फ्लाइंग क्लब ज्वाइन किया, माई इंस्ट्रक्टर गेव मी द फर्स्ट लेक्चर ऑन द
और द के बाद में ऑफ फ्लाइंग। अब उसने पहला क्या दिया होगा, तो क्या चीज़ हो सकती है, फाउंडेशंस। फाउंडेशन कब होते हैं, जब हम लोग किसी कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो जो हमें पढ़ना होता है दैट कॉल द फाउंडेशन, बेसिक चीज़ें जो शुरुआती होती हैं। लेकिन यहाँ पर लेक्चर की बात कर रहे हैं तो वो फाउंडेशन नहीं कहलाता, क्योंकि फाउंडेशन एक तरह से यहाँ पे नाउन है और इस जगह पर हमें वो फिट नहीं करना है। देन नेक्स्ट वन देखते हैं, बेसिक्स की बात करते हैं। बेसिक्स में भी पॉसिबल हो सकता है। नीड की बात करें, नीड देखें तो नीड होता है आवश्यकता, तो लेक्चर ऑन आवश्यकता ऑफ फ्लाइंग, तो फ्लाइंग की जो आवश्यकता है वो नहीं, यह भी नहीं हो सकता। थ्योरी की बात करें तो थ्योरी ऑफ फ्लाइंग, ये वर्ड भी बिल्कुल यहाँ पे नहीं होगा। तो नेक्स्ट वर्ड पे देखते हैं यहाँ पे कि स्टेबल। स्टेबल का मतलब यहाँ पे होता है मजबूती या ऐसा कोई परिस्थिति, तो ये भी नहीं होगा। तो अगर देखें तो बेसिक्स इसकी मीनिंग निकल रही, बेसिक्स का मतलब होता है शुरुआती ज्ञान जिसे बोलते हैं। फाउंडेशन और बेसिक दोनों का मीनिंग एक जैसा, लेकिन फाउंडेशन की कंडीशन वो होती है जब हम जैसे सपोज आपको 2 साल का कोई कार्य करना है तो पहले साल में या पहले मंथ में जो आपको सीखना है वो फाउंडेशन कहलाता है। लेकिन यहाँ पर बेसिक का मतलब ये होता है कि आपको कंटिन्यूसली 3 या 4 साल तक जो भी चीज़ें करेंगे आप, हर चीज़ का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा वो चीज़ की बात करता है। तो यहाँ पर फाउंडेशन जस्ट लाइक कोर्स रिलेटेड है और बेसिक्स जस्ट लाइक किसी वर्क स्टाइल से रिलेटेड है। तो हमें वर्क स्टाइल वाली चीज़ को फिट करना है, ना कि कोर्स रिलेटेड। तो इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे, इसके लिए सही होगा। एंड द नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, यू मस्ट डैश, यू मस्ट डैश के बाद में योर हाउस इन ऑर्डर बिफोर यू वेंचर टू ऑफर एडवाइस टू अदर्स। अब नेक्स्ट सेंटेंस में ये बोल रहा है कि अरेंज, ब्रिंग, गेट, ऑर्गेनाइज, एडवोकेट। तो किन चीज़ों को हमें ध्यान में रख के यहाँ पर वर्ड लिखना है, तो इन चीज़ों को ध्यान से समझ लें कि हमें यहाँ पर ऐसा वर्ड लिखना है जो बेसिकली एक वर्ब की बात करता हो। तो वर्ब की बात करता हो, लेकिन क्या कहेंगे, मस्ट के बाद आ रहा है तो मस्ट हेल्पिंग वर्ब है, जाहिर सी बात हमें वर्ब ही ढूंढना है। तो एडवोकेट का मतलब होता है किसी चीज़ का पक्ष लेना या पक्षकार होना, यह भी वर्ब है, नहीं लगेगा। रीज़न क्योंकि यहाँ पे कह रहा है यू मस्ट एडवोकेट योर हाउस, तो तुम्हें अपने घर का पक्ष लेना चाहिए, तो ये कोई सेंस नहीं बन रहा, इसलिए नहीं आएगा। ऑर्गेनाइज होता है व्यवस्थित करना किसी चीज़ को, तो यू मस्ट ऑर्गेनाइज योर हाउस इन ऑर्डर बिफोर यू वेंचर टू ऑफर एन एडवाइस, ऑफर एडवाइस टू अदर्स, जब दूसरों को सलाह देने से पहले। तो ऑर्गेनाइज कब होता है, जब हम किसी चीज़ को क्रम से व्यवस्थित करते हैं, क्रम से, तब ऑर्गेनाइज होता है। तो ऑर्गेनाइज का कोई सेंस घर के संबंध में नहीं है, क्योंकि घर को क्रम में नहीं रखा जा सकता। घर के अंदर चीज़ें व्यवस्थित की जा सकती हैं, लेकिन घर को क्रम में नहीं रखा जाता। और दूसरी चीज़, ऑर्गेनाइज और ऑर्डर दोनों ही वर्ड एक लाइन के अंदर आ रहे हैं, जो दोनों एक साथ नहीं आ सकते, इस वजह से भी यहाँ ये नहीं आएगा। गेट की बात करें, मे बी पॉसिबिलिटीज़ कि यू मस्ट गेट योर हाउस इन ऑर्डर, आपको पहले अपना घर सही तरीके में प्राप्त करना होगा या पाना होगा, तो यहाँ पर ये वर्ड आ रहा है। और ब्रिंग का मतलब होता है लाना, जब किसी चीज़ को हम ट्रांसफ़र करते हैं वन प्लेस टू अदर अनदर, दैट कॉल द ब्रिंग। तो ये कंडीशन भी घर के संबंध में या वस्तु के संबंध में नहीं आती है, इसलिए ये भी कट होगा। अरेंज की बात करें तो अरेंज का मतलब होता है व्यवस्था करना, और व्यवस्था जो चीज़ वहाँ पर मौजूद नहीं है उसको करना। तो यहाँ पर तो चीज़ें पहले से मौजूद है, केवल उसी को व्यवस्थित जो है ऑर्डर में लाना है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। एंड द नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि फैक्ट इज़ ऑफन स्ट्रेंजर दैन के बाद में हमें यहाँ पे वर्ड फिट करना है, लेकिन क्या होगा फिट, तो उस चीज़ को यहाँ पे देखें। तो बेसिकली सेंटेंस में बोल रहा है कि फैक्ट इज़ स्ट्रेंजर दैन के बाद में हमें जो वर्ड लगाना है वो वहाँ पे नाउन ही होगा, क्योंकि नाउन के अकॉर्डिंग हम इसे कैलकुलेट करेंगे, चीज़ को समझेंगे। अब पहला वर्ड दे रहा है फैंसी। फैंसी का मतलब होता है कल्पना की शक्ति, यानी कल्पना की जो ताकत होती है उसे कहते हैं फैंसी। तो यहाँ पर स्ट्रेंजर देन, फैक्ट इज़ ऑफन स्ट्रेंजर, यानी कि तथ्य जो है वास्तव में आश्चर्यचकित कर देते हैं कल्पना की शक्ति से, तो कोई सेंस नहीं, गलत आ रहा सेंटेंस। दूसरा फिक्शन करते हैं, तो फिक्शन का मतलब होता है काल्पनिक चीज़ें, ऐसी काल्पनिक जो वास्तव में दुनिया में नहीं है, लेकिन हमने उसे सोच रखा है और एक इमेजिन के थ्रू हमने उसको क्रिएट कर रखा है, दैट कॉल द फिक्शन। तो वो कंडीशन हो सकती है। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन क्या होता है, एक भावी सोच इमेजिनेशन कहलाती है। भावी सोच मतलब ऐसा कुछ इमेजिन करना कि जो पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है, या फिर उसके पॉसिबिलिटीज़ के अलावा हम सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाए कंडीशन में, तो वो। तो स्ट्रेंजर देन इमेजिनेशन यहाँ पर भी नहीं होगा, क्योंकि इमेजिनेशन हम उन्हीं चीज़ों का करते हैं जो पास्ट में हमारी देखी हुई होती हैं वो चीज़ें, तो ये इमेजिनेशन भी नहीं आएगा। और ड्रीम स्वप्न होता है, सोते समय देखते हैं, तो फैक्ट जो है स्वप्न से उनका कोई रिलेशन नहीं होता, इसलिए ये भी नहीं आएगा। एंड मेमोराइज, उन चीज़ों को हम बोलते हैं जब किसी चीज़ को हम रटते हैं, याद करते हैं, तो मेमोराइज कहलाता है। तो यहाँ पर फैक्ट और मेमोराइज का भी कोई संबंध नहीं है, क्योंकि फैक्ट हमेशा तथ्यों की बात करता है, मेमोराइज याद की हुई चीज़ों का। तो फैक्ट हमेशा उसी चीज़ का होता है जो हम भ्रम में होते हैं किसी चीज़। तो फिक्शन एक ऐसी प्रकार की कल्पना है जिसे हम गढ़ते हैं मन के माध्यम से, तो यहाँ पर फिक्शन ऑप्शन यहाँ पे इसके लिए करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। एंड द नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि इट इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिफ़िकल्ट फॉर द हाउस वाइफ
टू पिक अप अ जेन्युइन आर्टिकल फ्रॉम द क्राउड ऑफ द डैश वंस इन स्टोर। तो आपको इसमें से चूज़ करना है कि कौन सा वर्ड आना चाहिए, फेक, डुप्लीकेट, कॉन्ट्रैक्ट, काउंटरफिट और स्प्रेयसियस और ब्राइड, क्या वर्ड आएगा। तो पहला फेक की बात करें, फेक का मतलब होता है फर्जी। अब फर्जी का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ नकली हो, जो कानूनन एक तरीके से विरुद्ध हो उसके, तो वो चीज़ होती है फेक। तो यहाँ पर पहला वर्ड तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर किसी वस्तुओं की बात कर रहे हैं, कोई कानूनन विपरीत चीज़ों की बात नहीं, स्टोर के अंदर की बात, तो इसलिए यह तो नहीं आएगा वर्ड। डुप्लीकेट, डुप्लीकेट क्या होता है कि जब किसी एक सही वस्तु का या ओरिजिनल का कोई दूसरा कॉपी बनाया जाता है, कोई ऐसा वस्तु जिसे हम यूज़ में ला सकें, तो वो डुप्लीकेट कहलाता है। तो मे बी पॉसिबल कि ये चीज़ यहाँ पे फिट की जा सकती है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं पहले, काउंटरफिट। काउंटरफिट का मतलब भी होता है नकली या फर्जी, लेकिन यह शब्द केवल दस्तावेज़ों से, चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ किया जाता है, यानी कि जब हम किसी सर्टिफिकेट का, किसी जो एक पेपर होता है, लेटर होता है, सिग्नेचर, इन सब का नकल उतारते हैं, तो वो काउंटरफिट कहलाता है। तो यहाँ पर यह भी नहीं होगा। एंड द नेक्स्ट वन, सस्पिशियस। तो इसको हम बेसिकली तभी यूज करते हैं जब यहाँ पे हमें जाली कोई वर्ड दिखाना हो, यानी कि जो फेक का है वही सेम मीनिंग इसको भी एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए ये वर्ड नहीं होगा। एंड ब्राइड, ब्राइड का मतलब दुल्हन होता है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल ही अलग है, तो ये तो लास्ट होने का कोई चांस ही नहीं है। तो हमें दो वर्ड मिल रहे हैं केवल, एक काउंटरफिट और दूसरा डुप्लीकेट। तो काउंटरफिट दस्तावेजी संबंधी होते हैं, इसलिए उसको नहीं लगाएंगे, तो डुप्लीकेट वर्ड हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो इस सेंटेंस के लिए डुप्लीकेट वर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि वो वस्तुओं के संबंध में होता है, इसलिए। एंड द नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि लिखा है कि हिज rustic and rubbish humor was an embarrassment to the sensibility of young ladies। अब बेसिकली सेंटेंस में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, फ्राइजल, डेलिकेट, सॉफ्ट, सोवर, डिविनिटी। अब पहले वर्ड में देखें फ्राइजल, तो फ्राइजल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एकदम सॉफ्ट और ऐसा कुछ टूट जाने योग्य, जैसे समझ लीजिए कि बिल्कुल कुछ इस तरह से कि बहुत मुलायम या कोई सॉफ्ट बिस्किट है कि पकड़ते ही वो टूट जाए, तो उसे फ्राइजल कहेंगे, पकड़ते ही टूट जाए ऐसी कंडीशन, मतलब उसमें जोर ना लगाना पड़े, तो उसको यहाँ बोलते हैं। फिर दूसरा डेलिकेट की बात करें तो डेलिकेट का मतलब भी होता है नाजुक, लेकिन यहाँ पे संबंध होता है ऐसा इस तरीके की जो चीज़ जो बहुत मतलब छूने की ज़रूरत भी ना पड़े जिसको, उससे पहले वो मेल्ट हो जाए इस कंडीशन में, लेकिन आभासी तौर पे ये होता है, मतलब ये फिजिकल तौर पे नहीं। फिर उसके बात करें सॉफ्ट, तो सॉफ्ट की बात करें तो ये सॉफ्ट मतलब होता है जो छूने में केवल हमें सॉफ्ट महसूस होता है उसको। और शोबर की बात करें, शोबर देखने में अच्छा होता है उसके लिए बोलते हैं। और डिविनिटी बोलते हैं देवत्व, यानी कि देवो जैसा कुछ होना, डिविनिटी यानी डिवाइन कंडीशन में होना। तो यहाँ सेंटेंस क्या बोल रहा है उसको देखें कि उसका जो अभद्र और इस तरीके का जो व्यवहार है, वॉज एन एम्बेरसमेंट टू द, अब टू द के बाद में सेंसिबिलिटी यानी कि एक भावना के प्रति कहा जा रहा है, तो सेंसिबिलिटी डेलिकेट, डेलिकेट एग्जैक्टली यहाँ पे वर्ड आ सकता है कि रीज़न क्या है कि सेंसिबिलिटी जो एक भावनाओं से जुड़ी हुई चीज़ है, और डेलिकेट भी ऐसी वर्ड के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पर आभासी तौर पे कोई चीज़ होती है, तो यहाँ पे डेलिकेट वर्ड फिट हो रहा है। फ्राइजल तभी होता है जब वो फिजिकल तौर पे मौजूद है, जिसे टच कर सकें, तो यहाँ पर वो वर्ड नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम चूज़ करेंगे। शोबर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये शोबर देखने में वस्तुओं की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ सेंसिबिलिटी वर्ड कर रहा है जिसे देखा नहीं जा सकता, एक तरीके का एब्स्ट्रैक्ट है, तो इस वजह से सोबर भी नहीं यूज़ कर सकते, और सॉफ्ट भी सेम कंडीशन है इस वजह से। एंड द नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। His teacher said that his comments on his performance were not to demoralize him but to, और उसके बाद डैश, एंड हिम टू डू स्टिल बेटर। तो इस सेंटेंस में देखेंगे एनकरेज, परसुएड एंड इंस्ट्रक्ट, गॉड और टेम्ड, इनमें से क्या वर्ड आना चाहिए। तो सबसे पहले वर्ड देखें इनकरेज, इनकरेज का मतलब होता है साहस बढ़ाना, और परसुएड का मतलब बात करें तो इसका मतलब होता है किसी को फुसलाकर राजी करना, और इंस्ट्रक्ट की बात करें तो निर्देश देना होता है किसी चीज़ का। तो यहाँ पर ये सेंस क्या कह रहा है, सेंस ये कह रहा है कि मेरे द्वारा जो टिप्पणी की गई वो तुम्हारे परफॉर्मेंस को कम करना नहीं बल्कि उसे बढ़ाना है, यानी तुम्हारी हिम्मत को बढ़ाना है। तो परसुएट का मतलब होता है फुसलाना, तो हिम्मत बढ़ाने का सेंस नहीं दे रहा, इसलिए इसको टिक नहीं करेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इंस्ट्रक्ट, निर्देश देना, तो किसी के काम को बढ़ाने के लिए, अच्छा करने के लिए निर्देश के माध्यम से नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसको भी नहीं करेंगे वर्ड को। और गॉड का मतलब होता है GOD, गॉड मतलब होता है अंकुश, यानी किसी चीज़ पर रोक लगाना, तो यहाँ पर रोक लगाने जैसा सेंस ही नहीं बन रहा सेंटेंस में, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी भी नहीं आएगा। और टेम्ड का मतलब होता है पालतू, या फिर इसका अर्थ होता है शिक्षित भी करना, तो यहाँ पर शिक्षा के जैसे ही चीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये भी टिक नहीं करेंगे। तो पहला ऑप्शन आ रहा है इनकरेज, यानी साहस बढ़ाना, किसी को हिम्मत देना, तो इस सेंटेंस में इनकरेज वर्ड फिट हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसके लिए चूज़ करेंगे जो इसके लिए करेक्ट होगा।
एंड द नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, डिजीजेज आर डैश थ्रू कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स। अब यहाँ पर सेंटेंस में इन्फेक्शन की बात कर रहा है, इन्फेक्शन जब भी फैलता है तो कैसे फैलता है देख लीजिए। पहला कह रहा है ट्रांसमिटेड, दूसरा कह रहा है ट्रांसपोर्टेड, तीसरा कह रहा है ट्रांसफर्ड, तीसरा और चौथा कह रहा है ट्रांसप्लांटेड एंड कैरिंग। तो सभी वर्ड का मीनिंग समझिए। ट्रांसमिटेड होता है जब ये एक तरीके से डायनेमिक तौर पे ये बढ़ता है। डायनेमिक का मतलब है कि हर तरफ, चारों तरफ की तरफ ऐसे बढ़ रहा हो, दैट कॉल द ट्रांसफर्ड। ट्रांसमिटेड, और ट्रांसमिटेड में होता है कि हवा, पानी, छूने, हर एक माध्यम से फैल जाता है तो उसे ट्रांसमिटेड कहते हैं। और ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट में व्हीकल यानी गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है, जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, या फिर किसी जीव जंतु की ज़रूरत पड़ती है एक जगह से दूसरे ले जाने के लिए, तो ट्रांसपोर्ट कहलाता है वो, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लाइक का। और ट्रांसफ़र का मतलब होता है एक जगह से हटा दूसरी जगह पहुंच गया। मगर ये डिजीज़ में ऐसा नहीं होता है, डिजीज़ पहली जगह भी रहता है और दूसरी जगह पहुंच जाता है, तो ये ट्रांसमिट होता है, ट्रांसफ़र नहीं होता है। ट्रांसप्लांटेड की बात करें, सेम थिंग, कि एक जगह से हटाया दूसरी जगह लगा दिया। ट्रांसप्लांट में रिप्लेस होता है कोई चीज़, जैसे अगर कोई भी वस्तु वहाँ ख़राब हो गई बॉडी में, जैसे ट्रांसप्लांट का हमने सुन रखा होगा, तो वैसे वर्ड का यूज करते हैं, तो यहाँ पे ट्रांसप्लांट भी नहीं आएगा। और कैरिंग का मतलब होता है ले जाना कंटिन्यूसली, तो ये भी वर्ड नहीं आएगा। तो डिजीज़ के लिए अगर खास तौर पे बात की जाए तो यहाँ पे हम ट्रांसमिटेड वर्ड यूज करते हैं, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टूडेंट्स विल गो ऑन एन। अब एन दे रहा है तो सिंपल सी चीज़ है, सबसे पहले तो एन पकड़िए। एन पकड़ते ही पता चलेगा कि एन के बाद जो भी वर्ड आएगा वो किसी वॉवेल से शुरू होगा। तो पहला मेंशन हट गया, पोर्शन हट गया। अब तीन बचे हमारे पास में, इंक्लूजन्स एंड एक्सकर्शंस और एक्सक्यूशंस। तो एक्सक्यूशंस और इन सब की मीनिंग समझ लेते हैं पहले, तो तीन हट गया डायरेक्टली। अब हमारे पास में इनकी मीनिंग है। सबसे पहले अगर हम मेंशंस की बात करें तो इसका मतलब होता है हवाला किसी चीज़ का। और पूछा सेंटेंस क्या बोल रहा है कि स्टूडेंट विल गो ऑन एन, जाएंगे, तो हवाला का कोई अर्थ यहाँ पे नहीं निकल रहा है, तो इसलिए पहला वर्ड तो इंक्लूजन की इसकी अच्छा इंक्लूजन वर्ड की बात कर रहे हैं। इंक्लूजन का मतलब सम्मेलन होता है, एक तरीके समारोह। तो वहाँ पर समारोह की कोई बात नहीं चल रही है। स्टूडेंट विल गो ऑन एंड समारोह, ऐसा कुछ सेंटेंस नहीं चल रहा है, सेंटेंस में इस तरह से नहीं आएगा। एंड द नेक्स्ट वन सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पे एक नेक्स्ट वर्ड बोल रहा है एक्सकर्जन। तो यहाँ पे एक होती है छोटी यात्रा, जिसे हम लोग जॉल्स्टिंग बोलते हैं, एक तरीके से यात्रा थोड़ी देर के लिए करना किसी जगह पे, अच्छी यात्रा, तो ये हो सकता है। फिर एक्सक्यूशन कह रहा है, एक्सक्यूशन होता है महाभियोग, यानी कि किसी पर केस करना, किसी तरह से केस चलाना उसको ये काम करने के लिए, तो ये चीज़ होती है। तो लास्ट वर्ड को तो इसमें टिक नहीं कर सकते, ऑप्शन नंबर डी एक्सकर्जन होगा। रीज़न क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट यात्रा की बात कर रहे हैं जो एक अच्छे चीज़ को सीखने के लिए होती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात, कुछ चीज़ सीखने की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट लिव विदाउट। अब विदाउट किस तरीके से नहीं कर सकते, सस्पिशियंस, परमिटेड, मिशन, परमिशन या स्टेशन। तो सभी की बात करें तो सबसे पहले सस्पिशियन जो वर्ड यहाँ पे दे रहा है तो वो एक तरीके से संदेह है, इसको हम यहाँ पे वर्ड नहीं कर सकते क्योंकि आप संदेह के बिना नहीं जा सकते, तो ये तो कोई सेंस नहीं दे रहा। परमिटेड वर्ब के थर्ड फॉर्म में दिया है यहाँ, जो कि आने के चांसेस नहीं बन रहे, इसलिए ये भी यहाँ पर नहीं आ सकता। मिशन का मतलब होता है कोई विशेष कार्य, तो विशेष यात्रा, तो यहाँ पर कैन नॉट लीव विदाउट मिशन, बिना मिशन के तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तो एक तरीके से यहाँ पे प्रोहिबिशन दे रहा है, मतलब रोक रहा है, तो मिशन की कोई कंडीशन की बात ही नहीं है। जब रोक रहे हैं और उसके बाद मिशन की बात कर रहे हैं तो दोनों विरोधी बातें हो जाती है, इसलिए नहीं आएगा। परमिशन हो सकता है क्योंकि यहाँ पे आदेश दे रहा है कि तुम नहीं जा सकते, लेकिन कब तक, जब तक तुम्हें ऐसा कोई आदेश ना मिले जाने के लिए, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं। स्टेशन की बात करें तो ठहराव होता है, जो कि यहाँ पे कोई अर्थ नहीं आ रहा है, इस वजह से इसको भी नहीं हटाएंगे। देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, चीज़ों के वर्ड्स की मीनिंग याद करिए, वर्ड को देखिए ध्यान से, कौन से नाउन होते कौन से प्रोनाउन होते, तभी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। तो थोड़ा सा फोकस करेंगे, लैंग्वेज बड़ा इजी होता है, इंग्लिश लैंग्वेज वर्ल्ड की सबसे ईजिएस्ट लैंग्वेज है, तो इसलिए आप इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे, चीज़ें बहुत अच्छे से आसानी से आपको समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्रॉस द, क्रॉस के बाद द लिखा है, द के बाद में आपको फिट करना है बार्टर, कार्ज, कैरियर, राजर और बैरियर या फिर कैरियर। तो बार्टर, सबसे पहले वर्ड की बात करें, बार्टर, बार्टर का मतलब होता है विनिमय, यानी एक वस्तु को देकर दूसरी वस्तु प्राप्त करना, तो ये इसका कोई सेंस नहीं, वो नहीं आएगा। दूसरे वर्ड की बात करें, यहाँ लिखा है कैरियर, तो कैरियर हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग ऐसा कोई देखभाल वाला कोई कार्य करते हैं इस तरीके से, तो ये भी नहीं आएगा। और रॉजर की बात करें, रॉजर का मतलब है ब्लेड या फिर ऐसा कोई एक खतरनाक हिस्सा जहाँ से आप पार करना चाहते हैं वो, लेकिन यहाँ पे सेंस इन द सेंस बेसिकली होता है रेजर ब्लेड के बारे में, तो ये भी नहीं आएगा। बैरियर होता है बंधक यानी बाधा, तो बाधा नहीं पार कर सकते आप, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्रॉस द
बैरियर्स, यानी अब ये बड़ा मुश्किल है बाधा को पार करना, तो यहाँ बाधा बैरियर हो सकता है। और कैरियर लास्ट की बात करते हैं, कैरियर का मतलब होता है ले जाना, तो वो भी कोई सेंस नहीं दे रहा, इसलिए वो भी वर्ड यहाँ पे नहीं आएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि लिखा है रवि वॉज फ्रॉम द स्कूल। अब रवाज के बाद डैश दे रखा है, डैश के बाद अपील्ड, लेबल्ड, इंक्वायर्ड, एक्सपेल्ड, स्पेल्ड। तो अगर ध्यान से थोड़ा देखेंगे, फ्रॉम द स्कूल लिखा है, स्कूल से क्या होगा, अपील्ड बुलाया गया, नहीं हो सकता। लेबल्ड, उस पर बिल्ला लगाया गया, नहीं हो सकता। इंक्वायर्ड हो सकता है, थोड़ी देर के लिए सोच लें, लेकिन जब ये प्रश्न पूछा जाता है कोई चीज़, तब होता है डिबेट की बात। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि उससे कोई घटना के बारे में कोई पूछा जा रहा हो। एक्सपेल्ड का मतलब होता है किसी संस्था से, स्कूल से बाहर निकाल देना, बाहर कर देना, तो ये हो सकता है एक्सपेल्ड, क्योंकि विद्यालय की बात कर रहे हैं। रवि वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट होगा। स्पेल्ड होता है मात्राएं या लिखने की स्पेलिंग, वो भी यहाँ पे सेंस नहीं दे रहा, इसलिए इसको हटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आफ्टर अ रिसेंट मिल्ड पैरालिटिक अटैक हिज मूवमेंट आर रिस्ट्रिक्टेड, अदरवाइज ही विल स्टिल वेरी एक्टिव। अब सेंटेंस में बोल रहा है पैरालिटिक अटैक के बाद उसके जो मूवमेंट्स हैं आर फ्रीक्वेंटली रिस्ट्रिक्टेड, मतलब बेतरतीब तरीके से रिस्ट्रिक्टेड हो गए, तो पहला बिल्कुल एसेंस नहीं है। नॉट रिस्ट्रिक्टेड, पैरालिसिस के बाद में नॉट का कंडीशन ही नहीं होता है, पैरालिसिस में रिस्ट्रिक्टेड हो ही जाते हैं बॉडी के पार्ट्स, तो ये कंडीशन भी नहीं होगा। नाउ हियर, अब ऐसा हुआ है, तो ये भी कंडीशन नहीं दे रहा। स्लाइथली का मतलब थोड़ा सा होता है, मे भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। एंटायरली का मतलब पूरी तरह से हो सकता है। तो सेंटेंस बोल रहा है कि रिस्ट्रिक्टेड मतलब थोड़ा से हुआ है, तो स्लाइथली वर्ड यहाँ पे फिट करेंगे। एंटायरली होता है पूरी संपूर्ण तरीके से होना, और स्लाइथली थोड़े तरीके से होना, तो इसलिए यहाँ पर इस सेंटेंस में जो है स्लाइथली वर्ड को टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट होगा। देखिए, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसे मज़ेदार वीडियो और इंग्लिश रिलेटेड से जितने भी आपके टॉपिक हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, सब कुछ यहाँ पे कवर होंगे, तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले फर्दर वीडियो भी आपको मिलते रहेंगे। अगर आपको इस चैनल का इस एक एग्जाम को क्लास का PDF चाहिए इसका, तो आप टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन करें, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। दैट्स वाई कि आप इस चीज़ को आप घर पे भी अपने आप सॉल्व कर सकेंगे, आप अपने एक ट्रिक से। एंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि 21 द प्रिजनर वॉज रिलीज्ड ऑन, और फिर डैश लगाया गुड बिहेवियर। तो क्या बोल रहा है, पैरोल, बेल, प्रोहिबिशन और गारंटी। गारंटी दो बार ही आ गया। दूसरे वाले वर्ड में आप यहाँ पे एक वर्ड लिख लीजिए, क्या लिखना चाहिए, गेज लिख लीजिए, GAGE, गेज। इसका सेम मीनिंग होता है, मैं बताऊँगा अभी क्या होता है। पैरोल की बात करें तो पैरोल क्या होता है, जब किसी को कुछ एक परमिशन पे किसी अच्छे काम के लिए जेल से छोड़ा जाता है, तो उसे पैरोल कहा जाता है। बेल की बात करें तो बेल जमानत होता है, मतलब कुछ समय के लिए नहीं छोड़ा गया, छोड़ दिया गया उसे, मे भी पॉसिबिलिटी से बाद में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बेल का मतलब होता है रिलीज कर दिया गया, वापस आने की मियाद नहीं है। और पैरोल में मियाद होती, कुछ समय दिया जाता है, इतने दिन के लिए आपको छोड़ा जा रहा है। और प्रोबेशन की बात करें तो प्रोबेशन होता है एक तरीके का बाधा, रोक देना कुछ समय के लिए आपको किसी के साथ। तो यहाँ पर गुड बिहेवियर के लिए रिलीज किया गया ऑन प्रोबेशन, तो ऐसा कोई सेंस नहीं दे रहा। गारंटी की बात करें तो गारंटी का मतलब हो गया यहाँ पे आपको एक विश्वास में लेके छोड़ा जा रहा, तो गारंटी में यहाँ भी नहीं है कि रिलीज ऑन गारंटी फॉर गुड बिहेवियर, ऐसा कोई सेंस नहीं दे रहा, इसलिए ये भी नहीं आएगा। और गेज की बात करें तो गेज का अर्थ होता है बेल, तो उसको भी नहीं यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए ऑप्शन आ रहा है पैरोल, यानी कुछ समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए छोड़ा जा रहा है उसके अच्छे बिहेवियर के कारण, ये ऑप्शन इसके लिए हो सकता है। तो दैट्स विल बी देयर विल बी द फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजीव इज टू के बाद में अब क्या आना चाहिए, बड़ा सिंपल सा, टू के बाद कुछ एडजेक्टिव ही होगा, ध्यान रखेंगे क्या आना है। तो इंजॉयबल, फैटिडियस, कैरियस, इंटरेस्टिंग, इन्वॉल्व। इन्वॉल्व नहीं आएगा और इंटरेस्टिंग नहीं आएगा, दोनों की बात करें, टू इन्वॉल्व इंटू इंटरेस्टिंग, क्योंकि दोनों इस कंडीशन में फिट नहीं हो रहे हैं। और क्यूरियस की बात करें तो क्यूरियस यहाँ पे जब उत्सुक होता है कोई चीज़ तब आता है। इन्जॉयबल भी नहीं आ सकता यहाँ पे। फिर आगे बात करें फैटिडियस, तो फास्टिडियस इसको यूज़ कर सकते हैं। फास्टिडियस का मतलब क्या होता है, एक तरीके से समझिए नक चढ़ा होना, कोई अजीब सा होना, इस टाइप से। और क्यूरियस होता है कोई चीज़ का जानकार होना, कोई जानने के लिए इंटरेस्ट, और इंटरेस्टिंग होता है किसी चीज़ का भाव मन में लाना कि मुझे बड़ा इंटरेस्ट इसमें आ रहा, मुझे ये सीखना करना है। और इन्वॉल्व होता है सम्मिलित होना। और सेंटेंस क्या बोल रहा है कि वो फूड हैबिट्स के कारण बड़ा नक चढ़ा हो गया है अपने, तो फैटिडियस इस अर्थ के लिए कंप्लीट होता है, तो फैटिडियस यहाँ पे हम लोग फिट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि माय फादर कीप्स ऑल हिज, और फिर डैश लगा, फिर पेपर्स इन अ लॉक एंड की। तो मेरे पिता अपने सारे कागज़ रखते हैं, कौन से प्रकार के कागज़ हैं, तो वहाँ पे आपको ब्लैंक में फिल करना है।
तो रिक्वायर्ड पेपर, नेसेसरी, यूज़फुल, कॉन्फिडेंशियल या फिर नेसेसिटी। तो यहाँ पर ऐसे पेपर की बात की जा रही है जो वास्तव में ऐसा हो लॉक में रखने वाला, यानी छुपाया जाए दूसरे व्यक्ति से। तो सभी को अगर देखेंगे तो यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल एक ऐसा होता है वर्ड जिसमें आप इसका अर्थ निकालते हैं कोई ऐसी चीज़ जिसे आपको छुपा कर रखनी हो, जो दूसरों से बचा कर रखनी, उसे कहा जाता है। तो सिंपल सा है कि ऑप्शन नंबर डी डायरेक्टली टिक हो जाएगा, क्योंकि लॉक एंड की वर्ड यूज हुआ है, इससे डायरेक्टली पता चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द ब्रिलियंट स्टूडेंट्स विल बी डैश स्कॉलरशिप्स। अब ऑनर्ड का मतलब होता है किसी को मेडल पहनाना है, लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं स्कॉलरशिप की, तो स्कॉलरशिप के लिए मेडल नहीं पहनाया जाता। बात कह रहे हैं ब्रिलियंट स्टूडेंट जो कि स्कॉलरशिप के लिए ऑनर्ड किए जाएंगे, तो ऐसा कोई सेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि स्कॉलरशिप दी जाती है ना कि ऑनर की जाती है। रिवार्ड की बात करते हैं, रिवार्ड आपको तब मिलता है जब आप कोई गेम खेल रहे होते हैं कंडीशन में, तो वहाँ पर भी ऐसा कुछ भी नहीं है। अवार्ड की तब बात करते हैं तो अवार्ड होता है बेसिकली आपको वो चीज़ प्रदान की गई है किसी अच्छे कार्य के लिए। तो स्कॉलरशिप किसी ब्रिलियंट स्टूडेंट को अच्छे कार्य के लिए होती है, तो इसलिए यहाँ पे अवार्ड हो सकता है। फॉरवर्ड की बात करते हैं जब आगे कोई बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे स्कॉलरशिप आगे बढ़ाने के लिए या आगे बढ़ाते हुए चीज़ को नहीं कर रहा, इसलिए ये भी नहीं आएगा। और क्राउडेड होता है भीड़ में। तो ये सब सेंस अनसेंसफुल हो रहे हैं पूरी तरह से, तो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है अवॉर्डेड। ऑप्शन नंबर सी 24 के लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मैनी ऑफ देम वर बाय द अथॉरिटीज आफ्टर अ शॉट टू किल ऑर्डर वॉज इशूड। जब इनके लिए एक ऑर्डर इशू हुआ शॉट टू किल, तो उनको उन जो ऑल मैनी ऑफ देम वर, सब उनमें से कुछ जो है अप्रिसिएट किए गए। अब जब किल मारने का आदेश हुआ है तो अप्रिसिएट तो किए नहीं जाएंगे, तो पहला नहीं आएगा। आज़ाद भी नहीं किए जाएंगे, नहीं आएगा। कैचिंग, पकड़े भी नहीं जाएंगे। मारने का आदेश है तो मार ही डालेंगे, तो मतलब शॉट डायरेक्ट वर्ड शॉट बाय द अथॉरिटीज़, यानी जो भी अथॉरिटी में लोग थे उन्होंने उनके द्वारा मारे गए, तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं वेलकम, कोई चांस नहीं आने का। तो ये थे आज के वो 25 क्वेश्चन और एक सीरीज़ फिल इन दी ब्लैंक्स। अगला वो कैप का सेक्शन है, चैनल पे बने रहें। कल आपको सेम टाइम सेम चैनल पे आपको वो कैप के सेक्शन का PDF मिलेगा और पूरी एक वीडियो मिलेगी। तो अगर आप SSC CPO SI की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।